हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लीसियस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम लूसेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज में हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम लूसेंट को MCQs के फॉर्म में समझें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्स पे ही फोकस कर रहे हैं, हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज में हमारी 6ठी वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आपने जितने भी पहले वीडियोज आए उनको देखा होगा। चलिए फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि ल्यूसेंट को, भले ही ल्यूसेंट है, देखिए ऐसा नहीं कि इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स रटा रहा हूं। इस सीरीज से ऑब्जेक्टिव मेरा यह है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटी के, वो क्लैरिटी हो जाए, वो क्लियर हो जाए। क्योंकि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जब दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे तो मेंस और प्री दोनों आप बहुत ही इजीली टैकल कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। यानी कि अगर हम इमरजेंसी की बात करें, यानी कि आपातकाल की बात करें, तो वो किस आर्टिकल के तहत लगता है, किस आर्टिकल, यानी कि इसमें इमरजेंसी आपकी नेशनल इमरजेंसी, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है आपका आर्टिकल 352। यानी कि अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट है यूजिंग आर्टिकल 352 कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी इंपोज कैसे होती है। ऐसा नहीं होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट ने बस बोल दिया, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो समझिए कि कैसे प्रोसीजर होगा। देखिए सबसे पहले तो दोनों हाउसेस से, दोनों हाउस यानी कि लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, दोनों हाउसेस से ये जो आपका इमरजेंसी का प्रोविजन है ये पास होएगा। और उसके बाद 1 महीने के अंदर, यानी कि जिस दिन आपका इमरजेंसी की जो प्राविधान है वो जब पास हुआ है आपका दोनों हाउसेस से, अगर हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, उस डेट के पास होने के बाद विद इन 1 महीना, यानी कि विद इन 1 मंथ जो नेशनल इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट प्रोवोक कर सकते हैं, यानी कि लागू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी जो है वो सिर्फ एज अ प्रेसिडेंट ने, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोल दिया और प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर प्रोसीजर है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि 1975 की जो इमरजेंसी लगी थी उसका कोई खास रीजन नहीं दिया गया था, वो एज इट इज ही इमरजेंसी लगा दी गई थी। उसके बाद जब 1975 की इमरजेंसी खत्म हुई और नई सरकार बनी तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, और उसमें चेंजेस यही हुआ कि जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, अगर इमरजेंसी लगानी है, यानी कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा। दोनों हाउसेस से वो माफ कीजिए, वो जो रेजोल्यूशन वो पास होगा, और पास होने के 1 महीने के अंदर प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम करना है, और उसके बाद से जो नेशनल इमरजेंसी है वो आपकी लागू हो जाती है। तो इसके 3 कंडीशन है। किस बेसिस पे कभी कभी एग्जाम में स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल इमरजेंसी की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो अगर हम उन कंडीशंस की बात करें तो है आपका वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आपका आर्म्ड रेबिलियन। पहले ये जो टर्म है आर्म्ड रेबिलियन ये नहीं था, इसकी जगह पहले इंटरनल एग्रेशन था, पर ये आर्म्ड रेबिलियन आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। तो ये 3 चीज याद रख लीजिएगा, कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से आपका वॉर है, वॉर के बाद आपका एक्सटर्नल अग्रेशन है, और जो लास्ट है आपका आर्म्ड रेबिलियन है। तो इन 3 ग्राउंड्स पे जो आपका नेशनल इमरजेंसी है वो प्रोक्लेम की जाती है। और उसकी कंडीशन क्या है ये मैंने आपको बता दी कि विद इन 1 मंथ, इसको ध्यान रखिएगा, विद इन 1 मंथ, यानी कि जब दोनों हाउसेस से ये जो प्रोविजन है, ये जो रेजोल्यूशन है इमरजेंसी लगाने का, वो जब पास हो जाएगा उसके 1 महीने के अंदर प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम करना है कि इमरजेंसी लागू होगी। और अगर जब इमरजेंसी का काम हो गया है, इमरजेंसी को जब वापस लेना है, तो वो आपका सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा वापस ले सकता है। सिंपल मेजॉरिटी से जब लागू करनी है तो स्पेशल मेजॉरिटी इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि अगर लागू करनी है तो बहुत से लोगों को लेना पड़ेगा। तो बोथ 2 हाउसेस, यानी कि लोकसभा का भी इंपॉर्टेंस है, राज्यसभा का भी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई अगर इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को लागू करना है, तब क्या होगा, तब आपका स्पेशल मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होगा। और जब इमरजेंसी को वापस लेना है, यानी कि जब जो प्रोक्लेम हुई थी नेशनल इमरजेंसी उसे अब डिसकंटिन्यू करना है, वो आपका लोकसभा बाय यूजिंग सिंपल मेजॉरिटी कैन डिसकंटिन्यू द नेशनल इमरजेंसी। तो जब लागू होगा तो स्पेशल मेजॉरिटी, इसको ध्यान रखिएगा, जब इंप्लीमेंट होगा तो स्पेशल मेजॉरिटी, और जब वापस यानी कि जब डिसकंटिन्यू करना होगा तो कौन सी मेजॉरिटी होगी, वो होगी आपकी सिंपल मेजॉरिटी।
किस आर्टिकल के तहत हमने देखा? आर्टिकल 352। दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, और जब पास हो गया है तो उसके 1 महीने के अंदर विद इन 1 मंथ प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम करना है। और जब इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना है तो वो किससे होगा? वो आपका सिंपल मेजॉरिटी से होगा। और किन कंडीशन से आपका नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है? वो है आपका वॉर, सेकंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड द थर्ड वन इज योर आर्म्ड रेबिलियन। आर्म्ड रेबिलियन पहले नहीं था, 44th अमेंडमेंट के एक्ट के बाद ये चीजें ऐड करी गई थी। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, चाहे स्पेशल मेजॉरिटी की बात हो, ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई, ये आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद किया गया था, क्योंकि 1975 में आप सबको पता है कि इमरजेंसी लगाई गई थी और उस दौरान काफी ज्यादा मिसयूज हुआ था पावर्स का। उसके बाद जब नई सरकार बनी तो 44th अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया और उसमें इमरजेंसी में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए। इस चेंजेस का ऑब्जेक्टिव ये था कि इमरजेंसी का मिसयूज नहीं किया जा सकता। अगर इमरजेंसी लगानी है तो दोनों हाउसेस से पास करना होगा, उस रेजोल्यूशन को पास करना होगा, एंड दैट टू ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। उसके बाद 1 महीने के अंदर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद अगर डिसकंटिन्यू करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा कैन डिसकंटिन्यू द नेशनल इमरजेंसी। तो आई होप आपको नेशनल इमरजेंसी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। 3 इमरजेंसी होती है बेसिकली, देखिए 3 इमरजेंसी होती है। पहला होता है आपका नेशनल इमरजेंसी यूजिंग 352, 356 की बात करें तो आपका स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल होता है। और आपका जो लास्ट इमरजेंसी होता है वो होता है आपका आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शेड्यूल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या एक्सप्लेन करता है, मतलब किस वजह से जो आपका शेड्यूल 9 है वो किस वजह से ऐड किया गया था। तो इसका अगर हम बात करें, इसका आंसर है आपका सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी, यानी कि भूमि सुधार और जमींदारी अनुमूल्य से संबंधित राज्य विधानसभाओं के कुछ अधिनियम और विनियमों से, यानी कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है जो आपका 9th शेड्यूल ऐड किया गया। अब देखिए 9th शेड्यूल, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सीरीज डिफर कैसे होती है। कि देखिए 9th शेड्यूल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। साफ सी बात है कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए आपका 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। पर अब मैं आपको बताऊंगा कि 9th शेड्यूल क्यों बनाया गया था, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या उद्देश्य था। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9th शेड्यूल आपका है फॉर लैंड रिफॉर्म्स। अब देखिए जब देश आजाद हुआ था तो भारत की अगर हम बात करें तो एक अनइक्वल सोसाइटी थी, जमींदारी सिस्टम था। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, कुछ लोगों के पास बहुत ही कम या बिल्कुल जमीन ही नहीं थी। तो लैंड रिफॉर्म्स करने थे। लैंड कैसे किसी को आप स्पेशली इन रूरल एरियाज आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे रिफॉर्म्स ला सकते हो, जब जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको आप लैंड प्रोवाइड कर दोगे, यानी कि उनके पास खुद की जमीन रहे जहां पे वो खुद की अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी वो क्रॉप्स उगाना है वो क्रॉप्स उगाएं और अपने हिसाब से वो मार्केट में सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव था आपका लैंड रिफॉर्म्स का। पर अगर हम हमारे संविधान को देखें तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भाई सभी के लिए हैं, जिसके पास जमीन है जिसके पास जमीन नहीं है सभी के लिए। जो भारत का सिटीजन है उसके पास भाई आपका फंडामेंटल राइट है। और अगर स्टेट यानी कि सरकार किसी का भी अगर वॉयलेशन करेगी फंडामेंटल राइट्स का, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास हक है या राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट आपके हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो अब क्या हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जमींदारी सिस्टम था, एक अनइक्वल सोसाइटी थी, 1950s की बात कर रहे हैं, अनइक्वल सोसाइटी थी, जमींदारी सिस्टम था। तो क्या था एजेंडा, ये था कि सरकार को जिनके पास ज्यादा लैंड है उनसे लैंड लेके जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना था, साथ ही साथ जमींदारी सिस्टम को भी खत्म करना था। अब जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा लैंड है अगर उससे सरकार लैंड एक्वायर कर रही है और उससे लैंड एक्वायर करके किसी उस व्यक्ति को दे रही है जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, तो जिससे लैंड एक्वायर किया है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगा। और अगर वो जब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगा वो ये बोलेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम 1950s की बात कर रहे हैं तो उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी, मौलिक अधिकार था। तो वो ये कहेगा कि मेरी राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि जो मेरा मौलिक अधिकार है वो हनन हो रहा है, वो वॉयलेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उस एक्ट को नल एंड वॉइड कर देगा। तो इस वजह से पहला अमेंडमेंट किया गया था और उस अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल जोड़ा गया और 9th शेड्यूल में ऐसे एक्ट्स रखे गए जो कि आपका जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है, यानी कि अगर
किसी व्यक्ति से हमने लैंड लिया, हमने यानी कि सरकार ने लैंड लिया, उस वक्त हम 50 के दशक की बात कर रहे हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, अगर उससे लैंड एक्वायर किया और किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो रहा है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और इससे क्या होगा कि जो सोसाइटी है, जो भारत की अनइक्वल सोसाइटी है, वो भी कहीं ना कहीं होगी और इक्वल सोसाइटी की तरफ हम बढ़ेंगे। यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा है उससे लेके हम उसको दे रहे हैं जिसके पास बहुत कम है। ऐसा नहीं कि उससे सारा ले रहे हैं, सारा नहीं ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है, यानी कि ऐसा नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी हम एकदम कम करके किसी और को ज्यादा दे रहे हैं, नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी के पास बहुत ज्यादा है तो उससे लेके जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। पर इस सिस्टम में क्या हो रहा है, या इस साइकिल में क्या हो रहा है, या इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है कि जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है वो उसका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यूजिंग देयर जुडिशियल रिव्यू उस एक्ट को वो नल एंड वॉइड कर दे रहे हैं। इस वजह से इस प्रक्रिया में, यानी कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये स्मूथ हो सके, इस वजह से 9th शेड्यूल ऐड किया गया। पहला अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल आपका ऐड किया गया, और 9th शेड्यूल ऐसे एक्ट्स बनाए गए, यानी कि ऐसे एक्ट्स रहेंगे जिसमें जुडिशियल रिव्यू उन कानूनों पर नहीं लग सकता है। और इस वजह से लैंड रिफॉर्म्स के लिए, यानी कि एक अच्छी चीज, लैंड रिफॉर्म्स अच्छी चीज के लिए ना, क्योंकि जब तक आप स्पेशली इन रूरल एरियाज, जब तक आप किसानों के पास जमीन नहीं रहेगी, जो छोटे किसान हैं, जो गांव में छोटे लोग हैं, उनके पास जब तक जमीन नहीं रहेगी, जो गरीब आदमी जब तक उनके पास जमीन नहीं रहेगी, वो इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से लैंड रिफॉर्म्स स्मूथली हो सके, इस वजह से 9th शेड्यूल ऐड किया गया था जब पहला अमेंडमेंट हुआ था। और उसमें यह था कि जुडिशियल, इस 9th शेड्यूल में जो जो कानून रहेंगे वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेंगे। अब आपसे यह सवाल पूछेगा कि अभी की अगर हम बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, क्या अभी भी 9th शेड्यूल में जो भी कानून डालो क्या वो इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि देखिए क्या हुआ, स्टार्ट किया गया था 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल बनाने का ऑब्जेक्टिव यह था कि लैंड रिफॉर्म्स में ऐसे कानून रहेंगे जो अच्छे कानून है, यानी कि ऐसे कानून जिनसे जुडिशियल रिव्यू जो है वो इम्यून रहेंगे, ऐसे कानून जिनसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जुडिशियल रिव्यू इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लग गया तो इस शेड्यूल का, यानी कि 9th शेड्यूल का मिसयूज होना स्टार्ट हो गया। कैसे मिसयूज होना स्टार्ट हो गया? मिसयूज होना कैसे स्टार्ट हो गया? जैसे कोई भी बिल अगर प्रेजेंट हो रहा है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट को अगर, यानी कि सरकार को अगर ये लग रहा है कि ये बिल पास हुआ है, कानून बन गया है, पर सुप्रीम कोर्ट शायद इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि शायद इसमें कुछ ऐसे इंपैक्ट हैं, कुछ ऐसी चीजें जिससे किसी का फंडामेंटल राइट या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का है वो हैम्पर हो रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए एक गेटवे की तरह सरकार ने 9th शेड्यूल को यूज करने लगे। और ऐसे कानून जो लैंड रिफॉर्म्स के अलावा भी, पहले तो ये स्पेसिफिकली बनाया गया था लैंड रिफॉर्म्स के लिए, पर बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लग गया तो सरकार ने 9th शेड्यूल का कुछ मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे भी कुछ कानून रख दिए जो आपके लैंड रिफॉर्म्स में नहीं है, जस्ट टू बायकॉट दी आपका जुडिशियल रिव्यू। तो ये जब सारी चीजें होने लग गई तो फाइनली 2007 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, 2007 में एक जजमेंट आता है, 2007 में एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में, और ये कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू 9th शेड्यूल पे भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट है। 9th शेड्यूल में जितने भी कानून हैं उन पे भी आपका जुडिशियल रिव्यू इंप्लीमेंट है, क्योंकि क्या हो रहा था, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था तो स्टेट, यानी कि जो सरकार है वो बायकॉट, यानी कि बाईपास करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस को बाईपास करने के लिए बहुत सारे कानून 9th शेड्यूल में इंप्लीमेंट करने लग गए थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो जुडिशरी है उनके पास वो कानून जा नहीं पा रहे थे। इस वजह से 2007 में ये लैंडमार्क जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में ये बोला कि 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट सब हैं वो आपका जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज इटसेल्फ अ बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जितने भी कानून बन रहे हैं, अगर आपका स्टेटमेंट दिया है प्रीलिम्स में, ये स्टेटमेंट अगर पूछा है कि 9th शेड्यूल में जो एक्ट्स हैं, जो कानून हैं, क्या जुडिशियल रिव्यू उन पे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, पूरी तरीके से ये इंप्लीमेंट होते हैं। 2007 में जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया कि 9th शेड्यूल इज ऑल्सो कवर्ड अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो 9th शेड्यूल क्या है ये आपको नेट से पता चल जाएगा, पर 9th शेड्यूल को ऐड क्यों किया गया था और उसका कैसे मिसयूज होने लग गया, और बाद में 9th शेड्यूल कैसे जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ गया,
ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यही हमारी ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज का बनाने का, क्योंकि ये सारी चीजें जो क्वेश्चंस हैं ये आपका प्रीलिम्स से पूछ लेगा और आप नेट से देख के इसका आंसर दे दोगे, पर मेंस में जब इसकी एनालिसिस करने की बात आएगी कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग विद इन द 9th शेड्यूल, तो वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको स्टोरी नहीं पता है कि क्या रीजन था 9th शेड्यूल ऐड करने का। तो ल्यूसेंट का क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, पर इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट विद फैक्ट्स में आपको प्रोवाइड कर सकूं, तो उससे ज्यादा चांसेस होंगे। एक तो आपका परसेप्शन बनेगा, जैसे जैसे आपका परसेप्शन बनता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी जो आंसर राइटिंग की स्किल है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके परसेप्शंस बनेंगे आपके पास बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे, आपके पास डाइवर्सिफाइड रिव्यूज रहेंगे और आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, मेंस में आपको अपने डाइवर्सिफाइड व्यूज को कंसोलिडेट करके 150, 200 और मैक्सिमम 250 वर्ड्स में उसको लिखना होगा। क्लियर हो गया 9th शेड्यूल किस वजह से लाया गया था, क्या इश्यूज थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये, देखिए मेरा यही फंडा है कि एक बढ़िया सा कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस के बाद कुछ इजी क्वेश्चंस हो जिससे बहुत ही इजी हो सके। जैसे ये क्वेश्चन है कि जिसमें जैसे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में दी गई है, तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है आर्टिकल 368। यानी कि जो पार्लियामेंट है वो किस आर्टिकल का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, तो वो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 368। आसान सा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, कोई इसमें खास लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। आर्टिकल 340 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ, यानी कि अगर हम आर्टिकल 340 की बात करें तो वो एक कमीशन प्रोवाइड करता है। वो कौन सा कमीशन है, वो कमीशन है आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट रखे हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि सोशली, हमारे संविधान में मेंशन है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लिया, आपने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई, इंटरव्यू गया और पूछा आपसे कोई पैनल ने, किसी पैनल ने आपसे पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो है वो आपका मेंशन किया गया है संविधान में, तो वो है आपका सोशली एंड एजुकेशनली, नॉट सोशली एंड इकोनॉमिकली, नॉट एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली एंड नॉट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। दी बैकवर्ड क्लासेस को अगर हम बात करें तो वो है आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो कमीशन है, ये कमीशन जो आपका बैकवर्ड कमीशन है वो किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, वो अपॉइंट की जाती है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आपकी अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ताकि जो भी कंडीशंस हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो उस इश्यूज को रेक्टिफाई करें आपकी ये कमीशन। और हर साल एनुअली ये जो कमीशन है आपका प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो जाता है। जो बैकवर्ड कमीशन है, जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, वो आपकी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करती है और फर्दर जो प्रेसिडेंट है वो आपके बाद में हाउस पार्लियामेंट में रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है। तो पहले प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट आएगी, प्रेसिडेंट जो है फिर आपका जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेजेंट किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये प्रोसीजर पूछ लेता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या क्या है। तो पहले तो आर्टिकल 340 अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इस कमीशन को। कमीशन बनाने का या अपॉइंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, स्पेशली दैट इज ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली क्लासेस, उनके साथ जो इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करें, उनकी बातें सुने, उसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करें। और हर साल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है और प्रेसिडेंट जो है फिर पार्लियामेंट में उन रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। तो इस क्रोनोलॉजी को समझ के रखिएगा, इजी सा है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बस इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्टिकल 20 पे और आर्टिकल 21 पे। तो आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। और आर्टिकल 21 आपका ले डाउन करता है कि the article 21 of the constitution of India lays down that no person shall be deprived of his life and personal liberty, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है, एक और चीज मैं बता रहा हूं कि बहुत आर्टिकल 21 जो है आपका, जो आर्टिकल 21 है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड आर्टिकल है। तो बहुत सारे इसके अंदर राइट्स है। जब आपके एग्जाम में आपके साथ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे या ये पूछ लेगा कि ये जो राइट है ये जो आपका मौलिक अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है तो वो आपका आर्टिकल 21 की तरफ ही आता है।
क्योंकि आर्टिकल 21 जो है ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड आर्टिकल्स है, उसमें बहुत सारे जो राइट्स हैं वो ऐड ऑन किए गए हैं। तो आर्टिकल 21 आपको पता है कि दैट इज इट इज फॉर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और कोई किसी की भी राइट टू लाइफ जो है और पर्सनल जो लिबर्टी है वो डिप्राइव नहीं हो सकती। और ये कौन गारंटी करता है? वो आपका गारंटी करता है संविधान, और संविधान का कौन सा आर्टिकल है? द आर्टिकल इज आर्टिकल 21। नाउ अब आर्टिकल 20 की बात करें तो देखिए आर्टिकल 20 के आर्टिकल 20 में 3 क्लॉजेज हैं, 3 क्लॉजेज। आर्टिकल 20 होता है आपका प्रोटेक्शन। आर्टिकल 20 किसके लिए है? प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्ट ऑफेंसेस, यानी कि जो कन्विक्ट हैं, जो ऑफेंस में किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट हुए तो उनकी राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ये आपका आर्टिकल 21 एक्सप्लेन करता है। तो आर्टिकल 21 में आपके तीन इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं। पहला क्लॉज ये कहता है, जो ये लिखा गया है, यानी कि आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चेंज चार्ज एज एन ऑफेंस। यानी कि कोई भी एक्ट यानी कि जब जो भी कन्विक्ट है, अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है और उस वक्त वो ऑफेंस जो है वो इंडियन पिनल कोड या जिससे भी आपका आईपीसी है उसमें वो एक्ट मेंशन नहीं है कि वो आपका कन्विक्शन है या आपका वो चार्ज है, तो उसके बेसिस पे आपको सजा नहीं होगी। यानी कि एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, जैसे कि कोविड लॉकडाउन हुआ था 2020 में, कोविड का पहला लॉकडाउन हुआ था और मास्क पहनना मैंडेटरी हो गया। तो मैंडेटरी तो नहीं हो गया था, पर अगर आप बाहर निकल रहे हो मास्क के साथ तो बिना मास्क के तो आपको फाइन्स वगैरह और ये सारी चीजें थी, क्योंकि बहुत ज्यादा उस वक्त पैनिक का माहौल था। मैं स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन। तो आप 2020 में वो आपका लॉ आ गया कि भाई आप जो है वो मास्क बिना पहने नहीं निकल सकते हैं। पर आप अगर 2010 या 2015 में बिना मास्क के निकलते थे तो आपको उस बेसिस पे सजा नहीं मिलेगी कि देखिए ये कानून 2020 में बन गया है, आप 2015 में भी मास्क नहीं पहन रहे थे तो आपको इस वजह से सजा दी जा रही नहीं। यानी कि जब वो एक्ट बन गया है उसके बाद से जो भी वो क्रिमिनल या जो भी एक्टिविटीज हो रही उसके बाद जो भी वो एक्ट आपका कमिट कर रहा है उसको सजा मिलेगी। यानी कि अगर मैं कोई एक्ट कमिट कर रहा हूं, कोई क्राइम में कमिट कर रहा हूं और वो क्राइम मैंने 2010 में किया है, 2010 में किया जब वो क्राइम नहीं था, यानी कि इंडियन पिनल कोड की बात करें तब वो नहीं मेंशन किया गया था ये क्राइम है, तो मुझे 2010 के बेसिस पे अभी सजा नहीं मिलेगी। यानी कि 2020 के बाद अब जो कानून बन गया है, अगर मैं इसके बाद वो चीज कर रहा हूं तो मुझे उस पर कन्विक्शन होगी या कन्विक्ट किया जाएगा। अगर मैंने वो क्राइम उससे पहले किया है, जब वो क्राइम मेंशन भी नहीं था या डेजिग्नेटेड भी नहीं था कि ये क्राइम है, तो मुझे उस बेसिस पे सजा नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल मैंने आपको कोविड मास्क का समझा दिया है कि कोविड मास्क 2020 में ये नियम बनाया गया कि बिना मास्क अगर आप निकलोगे तो आपको फाइन या कुछ सजा मिल सकती है। पर यह चीज 2015 में नहीं थी, 2010 में नहीं थी, 2019 में नहीं थी, तो मेरे को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस कि मैं 2019 में नहीं मास्क पहना था या मैं 2015 में मास्क नहीं पहना था, क्योंकि अब वो कानून बन गया है कि अब आप जो बिना मास्क के निकलोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। नहीं, 2020 में वो कानून बना है, तो अब मैं 2020 के बाद अगर वो चीज नहीं कर रहा हूं उसके बाद ही मुझे कन्विक्ट किया जा सकता है या मुझ पर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। मुझे 2019 या 2015 के बेसिस पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं था। तो यह है आपका पहला क्लॉज आर्टिकल 20 का। दूसरा ये होता है कि डबल जियोपैरिटी, यानी कि एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। यानी कि आपने कोई भी क्राइम कमिट किया है, अब आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी, आपको एक क्राइम का एक ही बार सजा मिलेगी। तो ये आपका डबल जियोपैरिटी। और जो आपका थर्ड क्लॉज आपका मेंशन है आर्टिकल 20 में, वो ये है कि आप खुद के विटनेस नहीं हो सकते हैं, सेल्फ विटनेस अलाउड नहीं है। जैसे आपने ना बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि जो जिन पे चार्जेस लगे रहते हैं, जो कटघरे में खड़े रहते हैं, स्पेशली हीरो खड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ये क्राइम कमिट किया है, मैं कबूल करता हूं, और उस बेसिस पे सजा सुना दी जाती है। तो ऐसा रियल में नहीं होता, ये पिक्चर्स में होता है। इसलिए पिक्चर और रियल लाइफ में ना बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए पिक्चर को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट मत हुआ करिए, पिक्चर जाइए, एंजॉय करिए 3 घंटा, और उसके बाद वापस से बैक टू रियलिटी में आ जाइए। तो सेल्फ विटनेस अलाउड नहीं है। अगर मैंने कोई क्राइम कमिट किया है, मेरे खिलाफ सबूत अगर नहीं प्रेजेंट कर पा रही है पुलिस, तो मैं अगर बोल रहा हूं कि मैंने क्राइम कमिट किया है, तो वो एज अ एविडेंस नहीं माना जाएगा। यानी कि जो सेल्फ है, जो मैं सेल्फ आपका क्लेम कर रहा हूं, वो एज अ एविडेंस नहीं माना जाएगा। अगर मुझे सजा मिलेगी
अगर मेरे को सजा मिलनी है तो जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, उन्हें प्रॉपर सबूत, एविडेंस लाना होगा मेरे खिलाफ, उसके बाद ही मेरे को कन्विक्ट किया जाएगा। तो 3 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज ये है कि कानून बनने से पहले सजा नहीं मिलेगी, यानी कि अगर कोई कानून 2020 में बना है और वो चीज मैं 2015 में कर रहा था तो मुझे उसके बेसिस पे सजा नहीं मिली जाएगी। दूसरी, मुझे एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिली जाएगी। तीसरी, अगर मैं खुद कबूल कर रहा हूं कि मैंने ये क्राइम कमिट किया है तो सिर्फ उस बेसिस पे मुझे सजा नहीं मिलेगी। एविडेंसेस चाहिए, एविडेंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है मेरे को सजा या कन्विक्शन सुनाया जाएगा। तो ये है आपका आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 भी सही कह रहा है। आर्टिकल 21 आपको पता ही है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव नहीं हो सकती। अगर आपसे कोई पूछेगा कौन कह रहा है भैया आपकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी की गई है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? द आर्टिकल इज योर आर्टिकल 21। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो आंसर तो बहुत ही सीधा सा था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर आर्टिकल 20 को मुझे आपको समझाना था, दैट्स मैंने आर्टिकल 20 जो है वो मेंशन किया। और आर्टिकल 20 इज अ फंडामेंटल राइट। और अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी में मोस्टली जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सिर्फ 2 राइट्स आर्टिकल 20 और 21 जो है वो आपके नहीं सस्पेंड होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा। अगर इस स्टेटमेंट में आ जाएगा कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑल द फंडामेंटल राइट्स are suspended, it is a true statement or false statement, then you'll say it's a false statement because all the rights will be suspended during national emergency except article 20 and article 21। तो ये स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, अगर हम आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की बात करें तो ये जो अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, 9, 10, 11, these articles कॉम्प्रोमाइज या किससे डील करते हैं? तो वो है आपका सिटीजनशिप, नॉर्मल सा एक्ट है सिटीजनशिप। और ये किस पार्ट में आता है? दिस द सिटीजनशिप इज अंडर पार्ट 2। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं, उसको हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। वीडियो ऐसा बनाना है कि जो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट हो, कंसेप्ट जितना कंसाइज हो सकता है उतना कंसाइज में आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और साथ ही साथ फैक्ट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाता है? यानी कि रिमूव एक वर्ड है, पर हम रिमूव नहीं यूज करते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट, द टर्म इज इंपीचमेंट। तो वो इंपीचमेंट होता है, नॉट रिमूवल। तो जो इंपीचमेंट होते हैं प्रेसिडेंट का, वो किस आर्टिकल से होता है? द आर्टिकल इज आर्टिकल 61। अब देखिए, अब ऐसे ही इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो जाएगा कि बस एक दिन हुआ और चलो इंपीच करते हैं प्रेसिडेंट को। ऐसा नहीं, एक प्रोसेस होता है। पहले तो रेजोल्यूशन पास होगा, पहले ये रेजोल्यूशन पास होगा, यानी कि पहले एक रेजोल्यूशन पास होगा, पहले तो पेश होगा कि भाई इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना अगेंस्ट प्रेसिडेंट। वो रेजोल्यूशन की क्या कंडीशन है कि 1/4 मेंबर किसी भी हाउस में, जिस हाउस के मेंबर्स ये इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बी इट लोकसभा, बी इट राज्यसभा, उसकी कंडीशन ये है कि पहले वो रेजोल्यूशन पेश होगा, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो। कंडीशन ये है कि इस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि 1/4 मेंबर ऑफ दिस हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो पहले हामी भरेंगे और उसके साथ जब ये हामी हो जाएगा तो 14 दिन का प्रायर नोटिस भी देना होगा। 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट को और यह बताना होगा कि आपके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो 2 कंडीशन ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन ये है कि ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाता इंपीचमेंट। पहली कंडीशन ये है कि जो रेजोल्यूशन इंपीचमेंट प्रेसिडेंट का वो पास होगा। वो कैसे पास होगा कि 1/4 मेंबर ऑफ ईदर हाउस, यानी कि बी इट लोकसभा बी इट राज्यसभा। ऐसा नेसेसरली नहीं है कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो रहा है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का रेजोल्यूशन, वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है एंड लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। कंडीशन यह है कि जब रेजोल्यूशन पेश होगा तो उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 1/4 मेंबर उस पर्टिकुलर हाउस के हामी भरेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। सपोज करिए रेजोल्यूशन यही खत्म हो गया तो इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। उसके बाद जब ये हो गया है तो दूसरा कंडीशन ये है कि 14 दिन का प्रायर नोटिस भी देना होगा प्रेसिडेंट को। ऐसे नहीं कि बिना प्रेसिडेंट को बताए आपने इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, उनको 14 दिन का प्रायर नोटिस प्रोवाइड करना होगा। ये हो गया। अब जब रेजोल्यूशन पास हो गया है, अब यानी कि हामी भर दी गई है, अब इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो जिस हाउस में रेजोल्यूशन पास हुआ था वो हाउस आपका पास करेगी स्पेशल मेजॉरिटी से, और जब
इस हाउस में कोई भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, जब ये बिल, ये जो इंपीचमेंट वाला चीज है, ये एक हाउस से पास हो गए, दूसरे हाउस में फिर जाएगी, सेकंड हाउस, फिर ये जो हाउस है ये एक कमिटी फॉर्म करेंगी, चार्जेस को देखेंगी, और इस सेकंड हाउस में प्रेसिडेंट को भी मौका मिलेगा कि प्रेसिडेंट आ सकते हैं, अपने डिफेंस बता सकते हैं कि मेरे अगेंस्ट जो इंपीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट है, वो जो चार्जेस लगाए गए हैं वो गलत हैं, और जो भी अपनी वो डिफेंस में जो भी बात करना चाहे वो उनको अलाउ किया जाता है। और अगर सेकंड हाउस भी उनको लगेगा कि ये जो चार्जेस हैं वो सही है और पास हो जाएगा विद द सेम मेजॉरिटी, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से, तो जो इंपीचमेंट है प्रेसिडेंट का वो हो जाएगा और उसके बाद उनको ऑफिस वेकेंट करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया आर्टिकल 61। ये तो सबको पता है भाई कि इंपीचमेंट प्रोसेस है, पर इंपीचमेंट प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, और इसमें याद रखिएगा कि कोई लोकसभा राज्यसभा नहीं, इसलिए मैं बार बार हाउस बोल रहा हूं। लोकसभा में भी हो सकता है, वो लोकसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है तो वहां से मेजॉरिटी से पास होगा, फिर वो लोकसभा जाएगा, लोकसभा फिर उन चार्जेस को देखेगी। उस सेकंड हाउस में आपके प्रेसिडेंट को अलाउ किया जाएगा कि आप अपने डिफेंस में कुछ कह सकते हैं, जो भी आपको लगता है चार्जेस जो लगाए गए उसके अगेंस्ट आपको जो भी अपनी सफाई देनी वो दे सकते हैं। और अगर लोकसभा को भी लगेगा तो वो बिल पास करके, वो चार्जेस को पास करके इंपीचमेंट प्रोसेस डन हो जाएगा। एंड ये वाइसी वर्सा, अगर लोकसभा में हो रहा है तो फिर वो राज्यसभा वाला प्रोसेस होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसलिए मैं बार बार हाउस कह रहा हूं, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। कई बार पूछा जाता है आर्टिकल, तो आपको पता ही है आर्टिकल तो आप बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं, पर जो प्रोसेस है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। मैच द फॉलोइंग वाला है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है, शेड्यूल के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पर देख लेते हैं। पहला शेड्यूल क्या है? पहला शेड्यूल भैया, फर्स्ट शेड्यूल की बात करें वो द स्टेट, यानी कि क्या स्टेट है उसको डिफाइन करता है। 8th शेड्यूल की बात करें लैंग्वेजेस को डिफाइन करता है। 9th शेड्यूल अभी मैंने आपको बताया कि आपका लैंड रिफॉर्म्स के लिए, और अगर हम 10th शेड्यूल की बात करें तो ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो इसका सीधा आंसर है 1 2 3 4। ऑप्शन से ज्यादा, आंसर को लिखने से ज्यादा मैं जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं और जो चीजें बता रहा हूं उस पर ध्यान रखिए। आंसर तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि उसको मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट शेड्यूल स्टेट के बारे में बताता है। 8th शेड्यूल आपका लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, 22 लैंग्वेजेस हैं। 9th शेड्यूल की बात करें, अभी मैंने को बताया कि आपका लैंड रिफॉर्म से, और 10th शेड्यूल की बात करें तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है। ये सीधे स्टेट अवे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, नॉर्मल सी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन, यानी कि ये पूछ रहा है कि किस पार्ट में, अभी मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका सिटीजनशिप की बात करता है, पर वहीं अगर हम पार्ट की बात करें तो वो कौन सा पार्ट है, तो दैट द पार्ट इज पार्ट 2। ये आपका पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करता है। अब देखिए यहां पे, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे जब ये चीज मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा कि हमारा जो संविधान है वो कितना लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया है, कितना लॉजिकली बनाया गया है। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो ये डिफाइन करता है स्टेट की बाउंड्रीज, यानी कि कौन कौन से स्टेट, टेरिटरीज, एरिया, ये सारी चीजें आपका फर्स्ट पार्ट में बताता है। इंडिया दैट इज भारत इज अ, वो तो आर्टिकल 1 है, वो शेड्यूल 1 आपका स्टेट 1 हो गया। पार्ट 1 आपका स्टेट के बारे में बताते हैं, यानी कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज रहेंगे, कौन कौन सी स्टेट रहेंगे, क्या एरिया रहेगा। उसके बाद आपका आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। फिर पार्ट 2 पे हम आए, यानी कि पहले आपका भारत देश आजाद हुआ, सबसे पहले क्या होता है, आपको एरिया डिफाइन करना पड़ेगा ना, आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, आपको अपनी बाउंड्रीज बतानी पड़ेगी। आपने बाउंड्रीज कहां से बताया, पार्ट 1 में बताया। जब बाउंड्री डिसाइड हो गई तो कौन कौन लोग आके रहेंगे वो बताया, यानी कि पार्ट 2 इज फॉर सिटीजनशिप। जब आपका एरिया डिसाइड हो गया है कि ये हमारी टेरिटरीज है, ये हमारा एरिया है, उसके बाद जब एरिया डिसाइड हो जाएगा तो लोग आके रहेंगे। तो लोग कैसे रहेंगे, जब तक उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो पार्ट 2 हो गया आपका सिटीजनशिप। अब जब सिटीजन आके रहने लगे, यानी कि नागरिकता लोगों को मिल गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उन नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो पार्ट 3 हो गया आपका फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट
यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आपको फुलफिल करने के लिए फंडामेंटल राइट है। और पार्ट 4 हो गया आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी वैसे बोला, मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी इज आल्सो नोन एज द विश लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। यानी कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी भारत की, वैसे वैसे जो डीपीएसपीज में मेंशन किए गए क्लॉज वो आपका कानून बनता चला जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट से पहले आपका डीपीएसपी था। राइट टू एजुकेशन यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल तक की बात कर रहा हूं कि उन सभी बच्चों को शिक्षा जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। ये पहले आपका डीपीएसपी था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त सरकार ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि सभी को शिक्षा फ्री में प्रोवाइड कर सके। पर जैसे जैसे भारत ग्रो होता चला गया तो सरकार को लगा कि अब जो सरकार है, जो स्टेट है, वो इस पोजीशन में है कि शिक्षा सबको प्रोवाइड कर सकती है और शिक्षा को एज अ मौलिक अधिकार बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो 6 से लेकर 14 सालों तक के बच्चों को फिर आपका वो डीपीएसपी से निकाल के उसको फंडामेंटल राइट में इंडेक्ट कर दिया गया। तो पार्ट 1 हो गया आपका स्टेट, यानी कि एरिया डिफाइन हो गया। जब एरिया डिफाइन हो जाएगा तो कौन लोग आके रहेंगे? लोगों को, यानी कि नागरिकता। पार्ट 2 सिटीजनशिप। जब लोग आके रहने लग जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उनका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, दैट इज योर फंडामेंटल, दैट इज इन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी। तो कितना लॉजिकली सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है ये आपको इन पार्ट से पता चल सकता है। और अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इससे अब आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में तो कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर हो गया? इससे चीज से आप ये आप मेंस में भी कोट कर सकते हो कि ये डिफाइन करता है कि कितना लॉजिकली हमारे जो संविधान के मेकर्स थे उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया कि भैया पार्ट 1 पहले स्टेट, पहले एरिया डिफाइन करो। जब एरिया डिफाइन हो जाएगा तो लोग कैसे रहेंगे? जब तक आप नागरिकता कानून नहीं सिस्टम इंप्लीमेंट करोगे, जब लोग आके रहने लग जाएंगे तो उनके मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 हो गया और उसके बाद पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी हो गया। क्लियर हो गया? आसान क्वेश्चन था, पर ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई उसको ध्यान रखिएगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना लॉजिकली बनाया गया है हमारे संविधान को। ये एकदम स्ट्रेट अवे फैक्ट का क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया तो मैंने इसको इंप्लीमेंट रखा है, इसलिए रखा है। द वीरप्पा मोइली कमीशन in its report on administrative reforms among other aspect has suggested doing away with which one of the following pairs of article of the constitution। यानी कि एक कमीशन बनाई गई थी आपका वीरप्पा मोइली कमीशन। इन्होंने सजेशन दिया था कि कुछ आर्टिकल्स जो हैं, जो अगर हमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें यह पूछा गया कि इस कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी और इस कमीशन ने कौन से उन कुछ आर्टिकल्स को रिमूव करने की बात करी थी, सजेशन दिया था। तो आर्टिकल आपका आर्टिकल 310 और 311, ये रिपोर्ट्स बनाई जाती है आपकी फर्दर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता है, तो उसी पे आपकी ये कमीशन बनाई गई थी, वीरप्पा मोइली कमीशन। और इन्होंने सजेशन दिया था कि आर्टिकल 310 और 311 जो है वो रिमूव कर देना जाना चाहिए। ये पूरा डिटेल टॉपिक है। जब हम पूरा चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ये जो कमीशन थी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि आर्टिकल 310 और 311 जो है वो रिमूव कर देने चाहिए। सिर्फ सजेशन दिया था, ऐसा है नहीं कि हट गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टेट अवे क्वेश्चन है। इस तरह के स्टेट अवे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पीएससीज में, स्पेशली पीएससीज में। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप, ये जो स्टेट अवे क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपको दिख जा रहे हैं तो इसको ध्यान से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉज मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेसिडेंट देता है, जो लॉ बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, आपका पार्लियामेंट हो चाहे आपका वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों ना हो। तो वो है आपका आर्टिकल 13, क्योंकि आर्टिकल 13 को इस्तेमाल करके जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अगर सरकार, कोई भी स्टेट है, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, जब वो कानून बना रही है, उन्होंने कानून बना दिया, बिल प्रेजेंट किया, कानून बन गया। अब वो जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट नहीं कर रहा, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कह रहा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, उसी के अकॉर्डिंग वो कानून बना है। ये कौन सुनिश्चित करता है? वो सुनिश्चित करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। और वो कौन सा आर्टिकल? वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 13। यानी कि कह रहा है जुडिशियल रिव्यू की बात, पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिक कर दिया है कि वो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिससे ये डिसाइड होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यानी कि जो संविधान में प्रोविजन दिए गए हैं, वो जो पार्लियामेंट यानी कि संसद और जो राज्य सरकार है वो उसको वॉलेट ना करें। तो उसी को घुमा के दे दिया। ये कभी कभी ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका सीधा सिंपल आंसर आर्टिकल आपका आर्टिकल 13 और जुडिशियल रिव्यू की ही बात कर रहा है। कौन गारंटी करेगा?
संसद में कोई बिल प्रेजेंट हुआ, वो बिल जो है वो पास हुआ, कानून बन गया, पर वो कानून जो है वो शायद जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का उसको शायद कहीं हैम्पर कर रहा है। तो ये चीज कौन सुनिश्चित करेगा कि वो जो बिल में जो क्लॉज है वो बिल या तो वो जो कानून है वो पूरा कानून हटे या जो भी वो पार्ट है वो हटे, वो कौन सुनिश्चित करेगा? वो करेगी आपकी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। और वो क्या प्रोसीजर होगा? वो प्रोसीजर होगा आपका जुडिशियल रिव्यू। और इस वजह से आर्टिकल 13 आपका वो सुनिश्चित करता है कि जो कानून बन रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट की बात करें चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, वो कॉन्स्टिट्यूशन को हैम्पर नहीं करेंगे। वो पावर है आपकी आर्टिकल 13 से, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। कौन सा संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो अपॉइंट और डिसमिस करता है, यानी कि अपॉइंट और डिसमिस करता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को? इसका स्ट्रेट अवे आंसर है आर्टिकल 75, यानी कि अनुच्छेद 75 जो है वो आपका सुनिश्चित करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि जो सीओएम है, वो अपॉइंट हो और डिसमिस हो। ये कौन से आर्टिकल से थ्रू होता है? ये होता है आपका आर्टिकल 75। और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट और देता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ओनली टू लोकसभा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ओनली टू लोकसभा। कभी कभी क्या रहता है, ये स्टेटमेंट दे देता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू पार्लियामेंट, यानी कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, अगर पार्लियामेंट स्टेटमेंट आ गया है तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ गए, दोनों मेंशन हो गए। पर जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो आपके अकाउंटेबिलिटी उनकी किस पे है? उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो है आपकी लोकसभा पे। तो ये स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में जल्दबाजी में ये स्टेटमेंट आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो आपके अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट के या बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इस पे लोग टिक मार देते हैं और कहते हैं बस ये तो आंसर सही हो गया। फिर जब आते हैं आंसर चेक करते हैं तो समझ में आता है अच्छा हाउस ऑफ पार्लियामेंट दिया था यार, लोकसभा पे होना चाहिए। तो ये सारी चीजें गलत नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें गलत हो जाती हैं। इस वजह से ये जितनी भी सिली मिस्टेक्स करते हैं ना लोग, उसको मैं बार बार ध्यान दे रहा हूं कि ये चीज तो नहीं करनी है, क्योंकि आते आते क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। देखिए एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले तो जो सब कर रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, डन करने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम है। जब आप ऐसे क्वेश्चन भी कर लेंगे तब आप जो है सेल थ्रू कर जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीट एनी अदर पीएससी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस 3 लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट प्रोवाइड करी गई है आपकी। 3 लिस्ट है, एक आपकी यूनियन लिस्ट है संविधान में, फिर आपकी एक स्टेट लिस्ट है, और लास्ट आपका एक कंकरेंट लिस्ट है। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए गए, इसमें कुछ सब्जेक्ट, कुछ यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं, और कुछ आपके कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं। और इसमें यह है कि कुछ जो यूनियन लिस्ट में है वो उसमें सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों का रोल होता है। हम पार्लियामेंट की बात करें और आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाएगा, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो पार्लियामेंट को प्रिवेल किया जाएगा। तो ये आपका मेंशन है शेड्यूल 7 में, ये आपका सेम चीज मेंशन है शेड्यूल 7 में। अब ये इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये सारी चीजें किस आर्टिकल में मेंशन है। तो कभी कभी क्या होता है, शेड्यूल वाला चीज तो सबको पता है, ये वाला सबको पता है कि शेड्यूल 7 में आपका मेंशन है, पर ये आर्टिकल पूछा इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन किया है। तो वो आर्टिकल को ध्यान रखिएगा, वो आर्टिकल है आपका 245 और 246, यानी कि सेम प्रोसेस है। वही आपकी लिस्ट है, 3 लिस्ट है आपकी, यूनियन लिस्ट हो गई, फिर आपकी स्टेट लिस्ट हो गई, कंकरेंट लिस्ट हो गई। ये इसलिए बताया गया क्योंकि इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, तो इसमें सब्जेक्ट्स बटे हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपका सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, कौन में सिर्फ स्टेट बनाएगा, कौन में दोनों बना सकते हैं। फिर बाद में जो इन तीनों के बाद जो सब्जेक्ट बट रहे हैं, उस जो रेसिड्यूरी पावर होती है, जो रेसिड्यूरी लिस्ट होती है, उसका पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ये भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये शेड्यूल 7 में रहता है, पर किस आर्टिकल में मेंशन है? द आर्टिकल इज योर आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पर ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल थोड़ा कम पूछा जाता है। तो जैसे जैसे आपका कंपटीशन टफ, देखिए कंपटीशन का अगर पेपर को टफ करना है तो ऐसी चीजों को मेंशन कर देना है जो बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए। तो इसलिए हर चीज, ऐसा नहीं कि हर चीज पढ़नी है, उसी से इर्द गिर्द चीजों में थोड़ा सा अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना। और अच्छा शेड्यूल 7 में दिया, चलो हम आर्टिकल भी देख लेते हैं, आर्टिकल 245 आर्टिकल 246 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि ये कह रहा है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया।
यानी कि प्रेस फ्री है, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, पर ये जो फ्रीडम है ये इंप्लिसिट किया गया है। वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्या है आपका? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1A है वो ये कहता है, जो कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये आपका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि जो भारत का प्रेस है वो पूरी तरीके से फ्री है। क्योंकि प्रेस का क्या काम है? प्रेस का यही काम है ना, फ्री स्पीच, फ्रीली बातें बताना, एक्सप्रेस करना, जो भी गवर्नमेंट के थॉट्स हैं, जो भी क्रिटिक जो कह रहे हैं, वो सारी चीजें आपको फ्रीली एक्सप्रेस करके बताना। तो भले ही डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है कि जो प्रेस है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, पर ये डायरेक्टली नहीं मेंशन किया गया, पर इनडायरेक्टली इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, इस आर्टिकल को हम देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, स्पीच यानी कि आप फ्रीली बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन यानी कि आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मीडिया का काम क्या है? मीडिया का यही काम है ना कि आप फ्रीली, मीडिया का काम यह है कि फ्रीली वो बातें बोल सकें, वो बातें बता सकें, जो दूसरों के एक्सप्रेशन है उसको वो प्रेजेंट कर सके, चाहे वो अगेंस्ट गवर्नमेंट हो चाहे वो फॉर गवर्नमेंट हो, दोनों की बातें एक्सप्रेस कर सके, बता सके। यही काम है ना मीडिया का। दैट्स व्हाई मीडिया को चौथा पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का। तो हालांकि डायरेक्टली नहीं मेंशन है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप ये आर्टिकल में नहीं मिल जाएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस, पर ये इनडायरेक्टली यानी कि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है पर इंप्लिसिटली दिया गया है। यानी कि डायरेक्टली मेंशन नहीं है पर इनडायरेक्टली अगर हम इस आर्टिकल को देखेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करता है कि भारत में जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो पूरी तरीके से फ्री है। और उसकी गारंटी कौन देता है? उसका गारंटी करता है आर्टिकल, आपका संविधान का आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए। हालांकि डायरेक्टली मेंशन नहीं है पर इनडायरेक्टली अगर हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, तो यही कहेगा कि जो भारत की मीडिया है, भारत का जो प्रेस है, वो पूरी तरीके से फ्री है, क्योंकि प्रेस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है, अपील होता है ना, जैसे सपोज करें एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि आप हाई कोर्ट रीच किए हो, आप पहले लोअर कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां गए, शायद आपके हक में फैसला नहीं आया, फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी आपके अगेंस्ट या आपके हक में फैसला नहीं आया, फिर अब आप अपील कहां करोगे? आप अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आपकी लास्ट कोर्ट होती है आपकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन की। तो ये किस आर्टिकल से? ये है आपका आर्टिकल 133 में मेंशन किया गया। सिंपल सा चीज है, कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक है नहीं इसमें यही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें तो इंडिया की जो इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। यानी कि पहले लोअर कोर्ट्स के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर आपको लोअर कोर्ट में जजमेंट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी लग रहा है आपको कि आपके अकॉर्डिंग वो जजमेंट नहीं आया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम होता है, सुप्रीम यानी कि एपेक्स कोर्ट। तो ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी, पहले लोअर कोर्ट्स आएंगे, फिर हाई कोर्ट आएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। और अगर आपका हाई कोर्ट आप पहुंचे, हाई कोर्ट में भी आपके अगेंस्ट फैसला नहीं आया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, उसी को कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 133। क्लियर हो गया? इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं, बस आर्टिकल्स को ध्यान में रखिएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। 10th शेड्यूल किसके लिए? मैंने आपको बताया कि जो अगर हम 10th शेड्यूल की बात करें तो वो एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन को एक्सप्लेन करता है। इजी सा क्वेश्चन है। ये सारी चीजें, ये जो क्वेश्चन है ना, 10th शेड्यूल फिर 8th शेड्यूल, ये सारे बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इससे क्या है ना, इसमें क्या है, आपको कंसेप्ट मैंने बताई, आपको पूरा इमरजेंसी वाला कंसेप्ट बताया, फिर मैंने 9th शेड्यूल वाला बताया, वो सारी चीजें बताई आपको। फिर साथ ही साथ मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस का रिवाइज भी करा दे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें हर समय पॉलिटी नहीं पढ़नी है, हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, हमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हमें करंट अफेयर्स भी कवर करना है, हमें स्टेट, अगर हम किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें स्टेट की भी कुछ करंट अफेयर्स देखनी है, फिर रिवीजन भी करना है, आंसर राइटिंग भी करना है, ऑप्शनल भी देखना है। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ऐसे क्वेश्चंस भी रखे जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो वो क्वेश्चन भी एक बार आपके रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए। क्लियर हो गया? ये भी आसान सा क्वेश्चन है भाई। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से मिलाना है, यानी कि आर्टिकल दिया और वो आर्टिकल किसके लिए है वो देखते हैं। आर्टिकल 54 स्पेसिफिकली अगर पूछ लेगा आपसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में, वो आपका आर्टिकल 54 है। आर्टिकल 75 में आपको बता चुका हूं कि अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
आर्टिकल 55 है आपका, गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है, जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं उसी तरीके से, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कौन होते हैं, वो आपके गवर्नर होते हैं। हर राज्य में आपका गवर्नर होता है। तो वो जो गवर्नर का आर्टिकल वो कौन सा, वो आपका आर्टिकल 155 है। फिर अगर हम आर्टिकल 164 की बात करें तो वो आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट एंड काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये स्टेट वे आंसर है, आंसर है इसका आपका 1 2 3 4। आर्टिकल्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, पॉलिटी में कंसेप्ट तो रहता ही है, कंसेप्ट के साथ साथ नहीं कड़े ऐसे ऐसे आर्टिकल्स पूछ लेते हैं ना जो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहते। तो इन सारे आर्टिकल्स को बड़े ध्यान से रखिएगा, चाहे 54 हो, चाहे 75 हो, चाहे 155 हो, और बी इट आपका आर्टिकल 164 हो। क्लियर हो गया? इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस हैं, या तो आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते। मेरा उद्देश्य यही है कि इस सीरीज के बाद कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, फैक्ट्स भी क्लियर हो जाए, और ऐसे जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पूछते हैं ना वो आप रिवाइज भी कर लो। तो आपका रिवीजन भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं, लगे हुए हैं, चाहे हम मई की बात करें चाहे जून की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो किस आर्टिकल से बनती है। तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर तो आपका आर्टिकल 169, ठीक है। पर ये नहीं बताना मेरे को, ये जानना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कैसे फॉर्म होती है। तो ये समझिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या। जैसे अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो दो हाउसेस होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। उसी तरीके से अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी आपका अगर किसी स्टेट को दो हाउस करने, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक तो विधानसभा है ही, पर साथ ही साथ आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी फॉर्म करना है, तो वो हो जाता है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये किस आर्टिकल से फॉर्म होता है, ये होता है आपका आर्टिकल 169। अब इसके साथ कंडीशन क्या है, देखिए, अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, एसएलसी की बात करें, तो पार्लियामेंट इसको क्रिएट कर सकता है। पार्लियामेंट यानी कि आपका संसद, पार्लियामेंट इसे क्रिएट कर सकता है, साथ ही साथ अबॉलिश यानी कि भंग भी कर सकता है, और वो होगा आपका सिंपल मेजॉरिटी से। इसको ध्यान रखना भाई, सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि जितने लोग प्रेजेंट हैं, बैठे हैं, उनका 50%, जितने लोग हाउस में प्रेजेंट हैं वो मोर देन 50% है, तो आपका सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगा। पर यह तब होगा जब उसी राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको बनाने का या भंग करने का जो प्रावधान है वो पास कर दिया। पर इसमें वो जो पास होता है वो मेजॉरिटी होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। ये ध्यान में रखना भाई, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए मैंने एस्ट्रिक बना के इसको बॉक्स में भी बंद कर दिया है। तो आर्टिकल 169 के तहत आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपका आर्टिकल 169 के तहत बनता है। इसे क्रिएट यानी कि स्टैब्लिश या भंग दोनों आपका पार्लियामेंट कर सकता है। वो कौन सी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ। पर कंडीशन ये है कि पहले उस राज्य से पास होगा, और वो पास चाहे उसको बनाने का हो चाहे उसको भंग करने का, वो प्रावधान पहले उस राज्य सरकार से पास होगा, राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा, वो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। जब वो हो जाएगा फिर पार्लियामेंट में वो बच जाएगा प्रोविजन, और पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगी, और फिर आपका किसी भी राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो बन जाएगा या तो भंग हो जाएगा, अबॉलिश्ड हो जाएगा। तो इन दो स्ट्रक्चर को कहते हैं आपका बायकैमरलिज्म। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कमेंट में आपको ये बताना है, कि इंडिया में इस वक्त, इंडिया में अगर हम बात करें तो कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो बायकैमरलिज्म है, यानी कि आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और साथ ही साथ आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ये भाई आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में पिन करना है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि कितने लोग कमेंट करेंगे, इसको मुझे जानना है। आपको कमेंट करना है कि कितने ऐसे नंबर ऑफ स्टेट्स, सिर्फ नंबर, नाम नहीं बताना है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेट्स बताने कि कितने ऐसे नंबर ऑफ स्टेट्स हैं कि जहां पे आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी और साथ ही साथ आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इसको जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ये कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान यह निर्धारित करता है कि कानून के अधिकार के बिना ना तो कर लगाया और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, यानी कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विच लेज डाउन द टैक्सेस कैन नीदर बी लेवाइड नॉर कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका सिंपल का मतलब कहना यही है भाई,
आर्टिकल 1 तो आर्टिकल्स का 265 है, ये टेक्निकल स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट का कोई मतलब है नहीं, स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ यही है, इजी सा स्टेटमेंट है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है, यानी कि टैक्स, अगर हम किसको टैक्सेस देते हैं, हम सरकार को टैक्सेस देते हैं ना, हम इनकम टैक्स के फॉर्म में हम सरकार को टैक्सेस देते हैं, फिर जीएसटी हो गया, ये सारे टैक्सेस जो हैं, ये जितने भी टैक्सेस हैं ये कानून से यानी कि किसी लॉ से बैक्ड हैं, यानी कि किसी लॉ से बैक्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपसे टैक्सेस वसूल कर सकता है, नहीं, टैक्स आपका जो आर्टिकल 265 है ये सुनिश्चित करता है कि टैक्सेस जो हैं बिना किसी बैकिंग के, यानी कि किसी लॉ के बिना, किसी कानून के बिना, किसी अथॉरिटी के बिना आप टैक्सेस नहीं दोगे। यानी कि आप टैक्स तभी कलेक्ट कर सकते हो जब वो लॉ है, जो टैक्स का कानून है वो बैक्ड है, वो किसी अथॉरिटी से बैक्ड है लॉ, और वो अथॉरिटी आपकी कानून से हो, लॉ से बैक्ड है, उसके बाद ही जो है वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं। ये कौन सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है आपका आर्टिकल 265, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि अगर स्टेटमेंट दे देगा कि भारत में टैक्सेस को ना तो कलेक्ट किया जा सकता है, ना ही आपका लिवाई किया जा सकता है जब तक वो जो टैक्स है वो बैक्ड नहीं है बाय एनी लॉ, तो वो आज स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। यानी कि जो भी टैक्सेस आप दे रहे हो वो आपका किसी ना किसी कानून से बैक्ड होगा, कोई अथॉरिटी जो कि आपकी लॉ बैक्ड अथॉरिटी होगी वही कलेक्ट करेगी या लिवाई करेगी। इस स्टेटमेंट, ये चीज को कौन सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है आपका आर्टिकल 265। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपके हमारे टैक्सेस का मिसयूज ना हो। मिसयूज कैसे नहीं होगा? जब तक एक प्रॉपर अथॉरिटी बनी है, एक कानून बना हुआ है, वो जो टैक्सेस हम दे रहे हैं वो प्रॉपर अथॉरिटी के पास जा रहा है, उसका प्रॉपर काम हो रहा है, नहीं तो मिसयूज हो सकते हैं टैक्सेस के। क्लियर हो गया? इस वजह से टैक्सेस के, हमारे आपके टैक्सेस का मिसयूज ना हो, दैट्स वाई चीज मेंशन करी गई है। और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 265 है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझे, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फंक्शन टू बी असाइंड टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन, कौन सा? इसका सीधा आंसर है 11th शेड्यूल। अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं तो आपका 11th शेड्यूल में, और अगर हम 12th शेड्यूल की बात करेंगे तो वो आपका म्युनिसिपैलिटीज का है, म्युनिसिपैलिटीज का है। शायद एक कुछ प्रीवियस वीडियोस में मेरे से शायद म्युनिसिपैलिटीज में शायद कुछ गलत शेड्यूल हो गया था, तो इसलिए मैं उसमें, क्योंकि कुछ लोग ने कमेंट भी किया था, तो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कभी कभी गलत निकल जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं करेक्ट कर लेता हूं कि म्युनिसिपैलिटी से अगर बात करें तो दैट इज इन 12th शेड्यूल, और पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो दैट इज इन 11th शेड्यूल। इजी क्वेश्चन था, कुछ इजी क्वेश्चन रखे हैं मैंने। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? लास्ट क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को एक्सप्लेन करता है? तो इसका सीधा आंसर है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। यानी कि पार्लियामेंट की पावर स्टेट लिस्ट में कानून बनाने की, वो कौन सा आर्टिकल सुनिश्चित करता है? वो सुनिश्चित करता है आर्टिकल 249। और इसका मेंशन ये है, आर्टिकल 249 आप पढ़ेंगे तो दिया है कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट लॉज विद इन स्टेट लिस्ट इन मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि कोई आम मौके पे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कि बस चलिए स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट करते हैं। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उस कंडीशन पे आपका जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकता है, जो सब्जेक्ट है आपके स्टेट लिस्ट में। क्योंकि अगर रेगुलरली बेसिस पे होने लग जाएगा, रेगुलरली पार्लियामेंट जो है वो आपका लेजिस्लेट कर रहा है विद इन स्टेट लिस्ट, तो वो भारत का जो फेडरल कैरेक्टर है उसको पूरी तरीके से हैम्पर कर देगा। और जो भारत का, अगर हम फेडरल नेचर की बात करें, तो वो आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का बेसिक पार्ट या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस वजह से ये हर रेगुलरली नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे प्रोविजन जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए हैं, कुछ चीज इंपॉर्टेंट होती है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सकता है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर। पर इसमें कंडीशन ये है, एक तो मैंने बताया आपको नेशनल इंटरेस्ट में होगा ये चीज, ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, ये कभी कभी होगा जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी। साथ ही साथ राज्यसभा इनिशिएट इसमें करता है, मतलब राज्यसभा अगर स्टार्ट करेगा उसके बाद ही प्रोसेस होगा। अगर लोकसभा लिखा हुआ है कि लोकसभा कैन इनिशिएट दिस, तो वो आंसर गलत है, ये आपका राज्यसभा इनिशिएट कर सकता है। और ये जो अगर कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में कानून बना है वो आपका 1 ईयर तक आपका ये वैलिडिटी में रहता है। उसके बाद वो चाहे तो रिन्यू भी कर सकते हैं और उसको बाद डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, वो जैसी जैसी कंडीशन रहेगी। तो आर्टिकल 249 किसके लिए? आर्टिकल 249 आपका
पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकती है, स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है, पर ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस होगी तो ये डायरेक्टली हमारा जो फेडरल नेचर, जो फेडरल कैरेक्टर है, उसे कहीं ना कहीं हार्म करेगी। इस वजह से जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जब नेशनल इंटरेस्ट होगा तभी जो आपका लेजिस्लेटिव पावर यानी कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकता है विद इन स्टेट, और इसमें भी पार्लियामेंट में भी राज्यसभा इनिशिएट कर सकता है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि राज्यसभा ही आपका इनिशिएट कर सकता है, और वो उस कानून की वैलिडिटी कितनी होगी? उस कानून की वैलिडिटी होगी 1 साल। और तो क्या 1 साल के बाद क्या 1 साल के बाद रिन्यू नहीं हो सकता? 1 साल के बाद रिन्यू भी हो सकता है, उसे डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, जैसा उस वक्त नीड रहेगा उस टाइप से कर सकते हैं। तो रिन्यू भी हो सकता है, डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है, पर 1 साल के लिए वो लगातार वैलिड रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपका आज के सेशन का। उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, जो कॉन्सेप्ट बताया, जो फैक्ट्स बताया, जो ऐसे क्वेश्चंस भी, देखिए फैक्ट्स तो रख ही रहा हूं, कंसेप्ट बता ही रहा हूं, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रख दे रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा मिस हो जाते हैं और आप जल्दी जल्दी में देख नहीं पाते हैं, तो इससे आपका रिवाइज भी हो जाए। क्योंकि ये सीरीज का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता चले, स्टोरी पता चले, फैक्ट्स आपके रिवाइज होते चले, साथ ही साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को रिवाइज करते चले जो बार बार पूछे गए, ताकि आपको फिर से वो प्रॉपर रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। आपका टाइम इन वीडियोस को देख के ही लगभग जो इंपॉर्टेंट चंक है पॉलिटी का वो आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जो सीरीज चल रही है वो पसंद आ रही होगी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।